जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? नाम सर ठीक है, आप कैसे हैं? फजल, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। आप हेलो। फजल, जी सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी अभी आ रही है। मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ये दिन ब दिन पार्टिसिपेंट्स कम नहीं होते जा रहे हैं? 5-6 मिनट गुजरने के बाद 5-6 लोग आए, 4 लोग आए। फजल, आप कहाँ पे हो इस वक्त? दुआ। यस सर। ये आपकी तरफ से कुछ और आ रहा है आपका से। फजल, जी सर। कहाँ पे हो आप? जी सर कहाँ पे मैं हो? सर घर से थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ सर। बाहर हो, इसीलिए जब बोलते हो पीछे ठक ठक होना शुरू हो जाती है। जी सर। पीछे की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जब आप बोलते हो तो ठक ठक की आवाज़ें आने लग जाती हैं। जी सर यहाँ पे थोड़ा सा ना काम हो रहा है। चलें, लास्ट हमारे लेक्चर में से कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी है तो पहले पूछ लें। मीनवाइल कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने वैलिडिटी की डेफिनेशन की थी और कंटेंट वैलिडिटी, एक्सपर्ट वैलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था। उसमें से आप लोगों ने कोई चीज़ पूछनी हो तो भी पूछ लें, उसके बाद हम अगला लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे। तब तक कुछ और लोग ज्वाइन कर लें। नो क्वेश्चन। ये आईफोन 6 के नाम से कौन एंटर हुआ है जी? आईफोन 6 के नाम से जी बोलिए ज़रा। मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट किया आप लोग। आईफोन 6 के नाम से कौन एंटर हुआ है? ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं है आई होप। ज़नेरा मलिक। नो सर। यस सर। ओके जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जी, ये वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, एक्सपर्ट वैलिडेशन का हमने इनिशियल प्रोसेस डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। कंटेंट डोमेन्स हमने अभी डिस्कस नहीं की थी। तो कंटेंट वैलिडिटी, एक्सपर्ट वैलिडिटी हम जिस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं उसका प्रोसेस, उसका बेसिक्स सारी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, वो आप लोगों के जहन में होंगी। तो जो हमने आइटम्स उन एक्सपर्ट्स को भेजनी होती हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स मैक्सिमम हमें अवेलेबल होते हैं, उनको हम वो आइटम्स हमने जनरेट की होती हैं वो भेजते हैं। और साथ में एक ऑपरेशनल डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि वो भेजते हैं कि अगर ये कंस्ट्रक्ट ये हो तो ये आइटम्स इसके साथ किस हद तक रिलेट करती हैं। आप उस क्वेश्चनर को जो भी आपने डेवलप किया है उसके लिए जो ऑपरेशनल डेफिनेशन आपने तैयार की, बनाई, आपने डिराइव की कुछ
कंसेप्चुअल डेफिनेशंस में से या आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देखते हुए उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स को, कुछ करैक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड किया, कुछ को एक्सक्लूड कर दिया। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने उस कंस्ट्रक्ट को, उस कॉन्सेप्ट को जो आप मैयर करना चाह रहे थे, जो प्रॉब्लम आप मैयर करना चाह रहे थे, उसको आपने डिज़ाइन किया। वो जो आप डिज़ाइन करते हैं उसमें जिन चीज़ों को इंक्लूड किया और एक्सक्लूड किया, उसके दरमियान में जो आपने एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रा की कि ये कुछ इंक्लूडेड है, बाकी सारा कुछ एक्सक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। आप बाउंड्रीज बनाते हैं। आप सपोज आपके ख्याल में पर्सनालिटी ट्रेड्स, अभी आपसे अगर पूछा जाए तो लॉट मैनी पर्सनालिटी ट्रेड्स आप जो है वो डिस्कस कर देंगे, आप बता देंगे, कुछ के नाम तो कम से कम आपको आते होंगे। आपने एक पर्सनालिटी का टेस्ट डेवलप करना है और उसमें जिस जगह पे आपको वो टेस्ट यूज करना है पर्सनालिटी का, वहाँ पे जस्ट आपको 7 to 8 पर्सनालिटी ट्रेड्स रिक्वायर्ड हैं जिनको असेस करना जरूरी है। अब पर्सनैलिटी की जो ट्रेड्स आपको अमूमन 15, 20, 25, 30 बड़ी आसानी से मिल सकती हैं, उसमें से आपको जस्ट 8 ट्रेड्स ऐसी चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर जगह पे या उस सैंपल के लिए आपको चेक करना ज़रूरी है। बाकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स आपकी उस सैंपल के लिए इररेलेवेंट है, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि वो आप चेक करें या ना करें अपने एम्प्लॉइज़ की। तो आप वो जो 8 पर्सनालिटी ट्रेड्स अपने उस पर्सनालिटी टेस्ट में इंक्लूड करेंगे तो वो उस बाउंड्री के अंदर होंगी। बाकी सारी की सारी ट्रेड्स इवन दो कि वो पर्सनालिटी ट्रेड्स होंगी लेकिन वो आपकी बाउंड्री से आउट होंगी, वो आपकी उस टेस्ट की बाउंड्री में नहीं आती। आपने खुद डिसाइड करना है कि आपका टेस्ट, वो जो ऑपरेशनल डेफिनेशन हमने बनाई ना, वो असल में वो बाउंड्री को ही डिपिक्ट कर रही होती है। तो आपने डिसाइड करना है कि इस टेस्ट में, इस प्रॉब्लम को मैयर करने में, इस ट्रेड को मैयर करने में, इस इशू को, इस कंस्ट्रक्ट को मैयर करने में आपको किन किन एस्पेक्ट्स की ज़रूरत है और किन की नहीं है। जो एस्पेक्ट्स उसमें मैयर हो रहे होंगे वो विद इन दी बाउंड्रीज होंगे और बाकी सब अगर किसी और जगह पे, किसी और टेस्ट में या किसी और कंसेप्चुअल डेफिनेशन में उस कंस्ट्रक्ट का हिस्सा भी हैं, इवन देन वो आपकी उस बाउंड्री से आउट होंगे क्योंकि आपने उनको उसमें शामिल नहीं किया। सेकेंडली, अब इसमें एक प्रॉब्लम भी बाज़ होती है, अगर आपके बहुत सारे एरियाज, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी उस बाउंड्री से बाहर हों तो वो टेस्ट को वैलिडेट करना एक्सपर्ट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। वो ऐसे ही होता है कि आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन तो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपकी ज़रूरत थी वो डेवलप कर ली, लेकिन जब आइटम्स आपने जनरेट की तो उसमें वो आइटम्स भी आपने रख ली जो असल में उस कंस्ट्रक्ट का हिस्सा तो थी लेकिन आपकी बाउंड्रीज के अंदर नहीं आती हैं, आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन का वो हिस्सा नहीं थी। तो फिर एक्सपर्ट्स को वहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि अब वो ऑपरेशनल डेफिनेशन को देखें या उस मेन कॉन्सेप्ट्स को देखें। तो अगर आप खुद से ये प्रिसाइजली बाउंड्रीज नहीं इस्टेब्लिश करते तो वो लूज, बहुत सारा कुछ उसमें लूज एंड रहने देते हैं, तो फिर एक्सपर्ट्स भी उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर 2-4 आइटम्स ऐसी हों जो कि बाउंड्री से बाहर हों तो एक्सपर्ट्स भी क्लियर होते हैं कि ये आउट ऑफ द बाउंड्री आ गया, इसको डिस्कार्ड कर दें। अदरवाइज वो आपके अपने व्यू को भी नहीं समझ पाते कि आप क्या चाह रहे हैं। बाउंड्रीज के बाद दूसरी चीज जो इसमें हमने कंटेंट में देखनी होती है डोमेन में, दैट इज स्ट्रक्चर। उन आइटम्स का स्ट्रक्चर आपने जो जो उसमें एस्पेक्ट्स कवर करने हैं उनको, जाहिर है आप जब फैक्टर एनालिसिस करेंगे तो एक स्ट्रक्चर तो उस वक्त सामने आ जाएगा। उससे पहले भी आपके ज़हन में कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं। आपने अगर किसी डिसऑर्डर का कोई टेस्ट डेवलप किया है और वो आपने डिडक्टिव अप्रोच के थ्रू डेवलप किया है, आप DSM से उसकी आपने सपोज सिम्टम्स ली, क्राइटेरियन देखे और उसके बाद आपने वो टेस्ट डेवलप कर लिया उस डिसऑर्डर को मेजर करने के लिए, तो अब आपको ये पता होगा कि उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं। आप डिप्रेशन का टेस्ट बना रहे हैं, उसमें हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, आपकी सुइसाइडल आइडिएशन, आपकी फिजिकल सिम्टम्स, ये आपके वो एस्पेक्ट्स हैं जिनके लिए अब आपको डिसाइड करना है कि एटलीस्ट कितनी आइटम हर एक के लिए होनी चाहिए। तो दैट इज स्ट्रक्चर, कि आप उसको आइटम वाइज भी डिवाइड करें। आपको पता हो
कि उसमें कौन कौन से एरियाज, एस्पेक्ट्स या सिम्टम्स कवर होंगे और हर सिम्टम या एरिया या एस्पेक्ट के लिए आपको कितनी आइटम्स और किस तरह की आइटम्स रखनी है। तो वो स्ट्रक्चर अगर क्लियर, अगर आपने एक एस्पेक्ट को मेजर करने के लिए जस्ट एक आइटम रखी है, दूसरे को मेजर करने के लिए 10 रखी हैं, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ स्ट्रक्चर्ड टेस्ट। आप उसको स्ट्रक्चर्ड नहीं कह सकेंगे कंटेंट डोमेन के रेफरेंस में। तो कंटेंट डोमेन में आपको बाउंड्री डिफाइन करनी है उसकी, आपने उसको क्लियरली जो है वो स्पेसिफाई करना है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स इसमें कवर होंगे और कौन से नहीं होंगे। और दूसरा, हर एस्पेक्ट जो है उसमें किस किस तरह से आइटम्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। तो आप जब भी कंटेंट वैलिडिटी इस्टेब्लिश करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंटेंट डोमेन डिस्क्राइब करते हैं। वो जो ऑपरेशनल डेफिनेशन हमने बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी बाउंड्रीज और स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। देन determine the areas of content domain that are measured by each test item। ये स्ट्रक्चर की स्पेसिफिकली बात है कि फिर आप उसके जो है वो स्ट्रक्चर को फोकस करेंगे कि हर आइटम जो है वो कौन कौन सा एरिया मेजर कर रही है। उसमें कुछ इररेलेवेंट आइटम्स आपको खुद से निकालने का जो है वो चांस मिल जाता है जब आप इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि कौन सा एस्पेक्ट किस आइटम से मेजर हो रहा है। जो आइटम उन एस्पेक्ट से रिलेट नहीं करती तो आप उसको खुद से निकाल सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं पहले इससे कि आप उसको एक्सपर्ट्स की तरफ भेजें। और कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट डोमेन। आपका जो स्ट्रक्चर है, सपोज आपका जो रिस्पॉन्स अल्टरनेटिव्स हैं पूरे टेस्ट के जो आपने रखे हैं वो आपके आइटम्स के साथ रिलेट ही नहीं करते, तो वो भी एक प्रॉब्लम होगा। आपकी जो क्वेश्चन है उसमें समटाइम्स आपको यस नो में आंसर चाहिए होता है, लेकिन आपने जो स्ट्रक्चर टेस्ट का बनाया है उसमें आपने जो है वो कोई और फॉर्मेट रखा है। आपने यस नो की बजाय वहाँ पे लिकर्ट स्केल रख दिया है, एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको जिस तरह के आंसर्स चाहिए, आप अगर किसी से पूछें कि आपको गर्मियाँ पसंद हैं या नहीं, तो वो हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हैं। आपको आपका मूड खुश रहता है या उदास रहता है, उसके लिए वो एक या दो ऑप्शन दे के आप उससे पूछ सकते हैं। अगर आप उससे ये पूछें कि आप किस हद तक अपने आप को खुश महसूस करते हैं, अब ये जो किस हद तक है इसमें यस और नो फिट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने पूरी आइटम्स, जो सारी की सारी आइटम्स हैं, उनको इस तरह से स्ट्रक्चर करना है कि आपका पूरा टेस्ट जो है वो एक ही रिस्पॉन्स अल्टरनेटिव पे सेट हो सके। या समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने सारा टेस्ट जो है वो एक रिस्पॉन्स अल्टरनेटिव के हवाले से आपने उसको स्ट्रक्चर कर लिया, लेकिन कुछ आइटम्स इवन देन रह गई जो स्ट्रक्चर में फिट नहीं आती, तो उनको पहले से आपको रिवाइज करना है ताकि वो आइटम्स का उनकी कंटेंट डोमेन के अकॉर्डिंग और आपके टेस्ट का स्ट्रक्चर सेम हो जाए। रिस्पॉन्स प्रोसेसेस ऑफ द कंटेंट वैलिडिटी अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम डिस्कस की गई है जो नॉर्मली हमें फेस करनी पड़ती है कंटेंट वैलिडिटी इस्टेब्लिश करते हुए, कि हम अमूमन ये चीज भूल जाते हैं कि हाउ ये मैंने हाईलाइट किया है सर, ये असेसिंग का कंटेंट वैलिडिटी ये नहीं पढ़ना। देखता हूँ जी कहाँ से आप करें। असेसिंग दी कंटेंट वैलिडिटी पे मैं भाषण दे रहा था इतनी देर से कि कंटेंट डोमेन आपने जो है वो डिस्क्राइब करनी है, आपने ये जो है वो ईच आइटम उसको देखना है, स्ट्रक्चर बनाना है। पहले मैं कोई हीर रंझा सुना रहा था आपको इतनी देर से। नहीं सर, नहीं, मैं नहीं, आप बताएं ना, आप सोए उठते हैं सर, मैं और ये ज्वाइन करके उठे नहीं एक दफा सर, ये फिर सो देखिए जाते हैं और फिर आपको याद आता है कि सर, पहले क्वेश्चन तो सुन ले। क्लास हो रही हो, कैंसर क्वेश्चन तो सुन ले। सर ये जो आप कंटेंट डोमेन, मतलब ये जो आप पढ़ा रहे हैं हमें, तो इसमें ये जो मैं ये ऊपर जो स्ट्रक्चर वगैरह और ये बाउंड्रीज का पढ़ रही थी। किसका माइक है? ये स्ट्रक्चर और बाउंड्री सबसे पहले मैंने डिस्कस की है, उसके बाद असेसिंग द कंटेंट वैलिडिटी में 3 स्टेप्स मैंने जो है वो डिस्कस किए हैं ये वाले। यस सर, क्वेश्चन क्या है आपका?
सर मैं कंफ्यूज हो गई थी इनमें, ये कंफ्यूज नहीं हो गई थी, आपको यकदम जो है ऊँग आई हुई थी, यकदम आपकी आंख खुली है और आपने नहीं सोचा सर, कि मैं इधर ही बैठी हूँ, मैं नोट्स खोले हुए हैं मेरे पास पड़े हैं, मैं देख रही थी, मैं इन्हीं पे देख रही थी, बल्कि अंडरलाइन कर रही थी। आप नोट्स बंद कर दें, स्क्रीन शेयर पे वही कुछ चल रहा है, आप जस्ट उसको देखें और समझें, चीज़ों को पहले समझ लें, बाद में आप अंडरलाइन कर लें। आपको इसकी सर। ऑडियो, मैं हर लेक्चर की ऑडियो भेज देता हूँ, आपने अगर अंडरलाइन करना है तो बाद में ऑडियो सुन के करते रहें। ओके जी, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें जो फेस करनी पड़ती है नॉर्मली, वो किस तरह से होती है कि हम ये अक्सर ख्याल नहीं करते कि हाउ स्टिमुलाई आर प्रेजेंटेड। आपने एक क्वेश्चन जो पूछा है किसी भी पार्टिसिपेंट से, आपने किस अंदाज से पूछा है, लोग उसका रिस्पांस जो है वो किस अंदाज से देंगे, आप उसको क्या सोच के स्कोर और इंटरप्रेट करेंगे, लोगों के जहन में क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है। हमें एक्सपर्ट्स के पास जाने की ज़रूरत एक्चुअली इसीलिए पड़ती है। जब हमने जो बात एक स्टार्ट की थी कि हम एक्सपर्ट वैलिडेशन करते हैं और हमें स्कूल का एक टेस्ट डेवलप करना है, स्कूल चिल्ड्रन के लिए अचीवमेंट टेस्ट बनाना है, तो वहाँ पे स्कूल साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के अलावा जो सबसे अहम रोल प्ले कर सकते हैं वो स्कूल टीचर कर सकते हैं। अचीवमेंट के वो इतने सारे पेपर्स टेस्ट लेते रहे हैं अभी तक, वो आपको अचीवमेंट टेस्ट के हवाले से बेहतर गाइड कर सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो उनके मिजाज को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि कौन सी बात किस अंदाज से पूछी जाएगी तो स्टूडेंट उसको किस तरह से परसीव करेंगे, वो जो रिस्पांस देंगे उनके कहने का मतलब क्या होगा, बिटवीन द लाइंस वो पढ़ने के माहिर होंगे। तो हमें ये पता हो कि हम किस बात को किस तरह से पूछें कि हमें बिटवीन द लाइंस ना पढ़ना पड़े, क्योंकि बिटवीन द लाइंस हर एक शख्स एक तरह से नहीं पढ़ेगा और इंटरप्रेट नहीं करेगा, सबकी अपनी अपनी समझ होगी। तो हम उस अंदाज से क्वेश्चंस को सेट करें, अपने स्टेटमेंट्स को सेट करें कि जनरली सब उनको एक ही तरह से परसीव करें, एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का रिस्पांस जिसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप इंटरप्रेट और स्कोर कर सकें, उसमें वेरिएशंस ना आए। वो काम हमने एक्सपर्ट से असल में करवाना होता है, जो उस एरिया में काम कर रहे होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉइज़ के साथ डील कर रहे हैं, वो उनके मिजाज को समझते हैं, उनके हालात को समझते हैं, उनके प्रॉब्लम्स इश्यूज को समझते हैं, वो बातों को कैसे परसीव करते हैं इनको आइडिया होता है, वो रिस्पॉन्ड जब करते हैं तो उसको किस तरह से समझा जाना चाहिए उनको आइडिया होता है। तो वो आपको ये सारी बातें जो हैं वो बताते हैं। अगर आपने ये सारी कंसिडरेशंस ना की, एक्सपर्ट वैलिडेशन एस्टेब्लिश ना की, या ज़्यादा एक्सपर्ट्स को जो कि अवेलेबल थे लेकिन आपने खुद से उनको जो है वो अप्रोच नहीं किया और अपने टेस्ट की वैलिडिटी इस्टेब्लिश नहीं करवाई मैक्सिमम लोगों से, तो ये इश्यूज वहाँ स्टिल रह जाएंगे और हमारा टेस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे सकेगा जो उसको देनी चाहिए थी। आउटकम ऑफ कंटेंट वैलिडिटी स्टडी में आपको इसका प्रोसेस जो इसके जो मेथड है उसको बताया गया है कि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अभी तक ऐसा नहीं बना। आप जिस तरह से बाकी रिलायबिलिटी के सारी टाइप्स हैं या वैलिडिटी की दूसरी टाइप्स हैं जिसमें आप कोफिशिएंट जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं, यहाँ पे उस तरह से कोफिशिएंट नहीं आता। आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच जो हमने वो एसेंशियल, यूजफुल बट नॉट एसेंशियल और नॉट नेसेसरी वाले 3 कैटेगरीज में आइटम्स को डिवाइड करना स्टार्ट में देखा था, तो वो उसमें आपको आइटम्स डिवाइड करके दे देते हैं, या आप लिकर्ट स्केल पे एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं कि जी ये हर स्टेटमेंट को आप पढ़ें और देखें कि हमारे इस ऑपरेशनल डेफिनेशन के साथ किस हद तक ये रिलेट करती है। वो जो किस हद तक आप लिखेंगे तो उसके लिए फिर आप लिकर्ट स्केल दे देंगे। आप उसमें जो है वो ये लिख देंगे कि बहुत हद तक, कम हद तक, अनडिसाइडेड, बहुत कम, बहुत ही कम। आपने वो उसकी एक रेंज लेवल जो है वो उनसे पूछ लिया, वो उस लेवल को आप स्कोर खुद से दे दें 1 2 3 4 5 तक जितने भी आप उसके वो स्केल्स हैं, ऑप्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग। इवन देन इसको हम कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर नहीं कहते, इसमें मैथमेटिक्स ज़रूर इन्वॉल्व है, कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं कि कितने % लोगों ने इस आइटम को जो है वो इसेंशियल कहा है। 70% ने इस आइटम को इसेंशियल कहा, जी इसको हम लाजमी रिटेन कर लेंगे। अब कैलकुलेशन ज़रूर इन्वॉल्व है लेकिन ये कोई स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व नहीं हुई। तो
तो हम ये कहते हैं कि इसमें वैलिडिटी की जो आउटकम कंटेंट वैलिडिटी की है उसमें आपको कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर नहीं मिलता। एक लाशे ने 1975 में कंटेंट वैलिडिटी रेशो जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, लाइक वो इसी प्रोसेस के अंदाज जो हमने स्टार्ट में देखा उसी तरह से, लेकिन वो भी आपकी जो एक्सपर्ट्स हैं, जजेस हैं, उनका आपस में एग्रीमेंट बताती है कि कितने % लोग जो हैं वो इस एक इंटरप्रिटेशन पे या इस एक राय पे जो है वो उनका कंसेंसस हो गया। बिल्कुल जैसे हम स्कोरर रिलायबिलिटी में देखते हैं कि वो कितने लोग एक चीज़ पे एग्री करते हैं। तो ये रेशो भी हमें जो है वो किसी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं लेके जाती। तो हमें जो चीज़ इसमें ख्याल करना होता है कि हमें बेस्ट पिक्चर जो है वो अपनी वैलिडिटी के हवाले से, एक्सपर्ट वैलिडिटी के हवाले से मिले। वो क्या होती है कि द मोर डिटेल प्रोवाइडेड अबाउट द बाउंड्रीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट डोमेन, जितनी बेहतर आप जो है वो ऑपरेशनल डेफिनेशन और एग्जैक्ट बाउंड्रीज और स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स को देते हैं, उतनी ही अच्छी वो उसकी रेटिंग करके आपको वापस भिजवा सकते हैं और आपका टेस्ट वैलिडेट हो सकता है। क्योंकि इसके अलावा और कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि SPSS आपको एनालिसिस करके बता देगा कि ये टेस्ट किस हद तक वैलिड है या नहीं। उसके बाद है जी हमारी सेकंड टाइप, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। ये अब हम वो टाइप पढ़ रहे हैं जो कि जिसमें स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होगी। हम इसकी जो है वो बाकायदा कोएफिशिएंट जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये जो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है, बेसिकली इसमें हम एक क्राइटेरियन बनाते हैं। सबसे पहले उस क्राइटेरियन, आपने एक यार्ड स्टिक ये समझने के बना ली है, उस यार्ड स्टिक के अकॉर्डिंग अब आप देखेंगे कि आपका टेस्ट वैलिड है या नहीं है। वो जो यार्ड स्टिक्स हम बनाते हैं, क्राइटेरियन हम बनाते हैं, जिसके रेफरेंस से हमने अपना टेस्ट देखना है कि ये किस हद तक वैलिड है या नहीं, वो यार्ड स्टिक्स हम दो तरह से बनाते हैं। एक को हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं, ये आपको फर्स्ट नंबर पे बुलेट फॉर्म में नजर आएगी। दूसरी होती है जी कंकरेंट वैलिडिटी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में अभी थोड़ा सा मैं दोनों का एक लाइन में जो है वो आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद इसकी डिटेल में हम जाएंगे। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में क्राइटेरियन क्या होगा, आपकी फ्यूचर आउटकम, आपके फ्यूचर में आने वाले, आपके पार्टिसिपेंट्स के साथ फ्यूचर में होने वाले सारी चीज़ें आपके लिए एक क्राइटेरियन हो। आपने सपोज एम्प्लॉइज़ की वैलिडिटी, एम्प्लॉइज़ के लिए एक टेस्ट डेवलप किया है, उनकी आपने उसकी वैलिडिटी इस्टेब्लिश की, तो अब फ्यूचर आउटकम उसकी जो होगी, वो एम्प्लॉइज़ किस तरह से काम करते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, जो आपने प्रिडिक्ट किया था कि ये इंसान, इसके अंदर क्लरिकल एबिलिटी ज़्यादा होगी, इस इंसान में मैथमेटिकल एबिलिटी ज़्यादा होगी, ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो पावर ज़्यादा होगी। ये सारी की सारी जो प्रेडिक्शंस आपने दी थी, क्या फ्यूचर में वैसा ही हुआ? अगर हुआ तो आपका टेस्ट वैलिड है, अदरवाइज नहीं। कंकरेंट वैलिडिटी में आपका रेफरेंस पॉइंट जो है वो एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड, रिलायबल एंड वैलिड टेस्ट है। तो आप अपना टेस्ट और वो टेस्ट इकट्ठे एडमिनिस्टर करेंगे, और अगर दोनों के स्कोर्स आपस में कोरिलेट करते हैं तो हम अज्यूम करेंगे कि बोथ टेस्ट आर वैलिड, क्योंकि पहला वैलिड है तो दूसरे वाला जो आपने डेवलप किया वो भी वैलिड है। तो दोनों फॉर्म में आपने एक क्राइटेरियन बनाना है। वो क्राइटेरियन आपको, वो यार्ड स्टिक आपको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज करनी है, और अपना न्यूली डेवलप्ड टेस्ट उस यार्ड स्टिक के साथ रिलेट करके आपने देखना है कि आपका टेस्ट भी वैलिड है कि नहीं। आपने अगर आज ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी की बात हम करें, तो आज आपने ये सोचा कि आपने कुछ लोगों को हायर करना है, उनको जॉब पे रखना है, तो आपने उनके लिए कोई टेस्ट डेवलप करना है। अब आप एक टेस्ट डेवलप करें अपनी जॉब से रिलेटेड, जो जो करैक्टरिस्टिक्स आपको चाहिए उन लोगों के अंदर, जाहिर है आपको सारी उसमें शामिल करेंगे, उसको मेजर करने के लिए आइटम्स शामिल करेंगे। अब आप उनकी असेसमेंट करेंगे, आपने उसकी रिपोर्ट राइटिंग की, उसकी स्कोरिंग करने के बाद, और आपने हर
क्लाइंट के लिए, हर एप्लीकेंट के लिए कुछ जो है वो पॉइंट्स नोट करके लिख दिए कि ये एप्लीकेंट या ये एम्प्लॉय जिसको हम हायर कर रहे हैं ये काम इस लेवल का कर सकता है, इसमें इतनी प्रोग्रेस के चांसेस हैं, ये बंदा जस्ट सबऑर्डिनेट रह के काम कर सकता है, ये बंदा एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा हो सकता है। अब आप उस अपने टेस्ट के रिजल्ट्स को, फाइंडिंग्स को, उन रिपोर्ट्स को संभाल के रखेंगे। आप फ्यूचर में वो काम होने देंगे, लोग आए अपना वो काम करें, जो उनकी असाइंड ड्यूटीज़ हैं वो करें। 6 महीने, साल, 2 साल के बाद जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड है कि जी आप उनका काम उनको सिखा के, उनको करवा के फिर दोबारा चेक कर सकें कि इन्होंने किस हद तक बेहतर किया, तो उस टाइम के बाद जब आप दोबारा देखें तो अब आप उन्होंने जो काम करके दिखा दिया उसकी बेसिस पे अपनी उस फर्स्ट रिपोर्ट को देखेंगे कि क्या जो आपने प्रिडिक्ट किया था वो सही किया था। जिस एप्लीकेंट के लिए, जिस एम्प्लॉय के लिए आपने कहा था कि ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे वो अपनी एफिकेसी शो कर पाया, अपनी कैपेबिलिटी शो कर पाया। आपने जिस एम्प्लॉय के लिए कहा था कि ये सिर्फ सबऑर्डिनेट के तौर पे काम कर सकता है, क्या उसमें ऐसी चीज़ें तो नहीं नज़र आई कि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकता था। जिस बंदे को आपने क्लैरिकल एबिलिटी में टॉप पे रखा था, उसकी टाइपिंग स्पीड कितनी रही, उसने जो है वो कितने अच्छे नोट्स तैयार किए, मीटिंग्स के नोट्स तैयार किए, और उसको जो है वो कितनी जल्दी और स्पीड के साथ चीज़ों को जो है वो कैप्चर किया। ये सारी एबिलिटीज़ जिस बंदे के लिए जो कुछ आपने लिखा था 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद, क्या वैसा ही उन लोगों ने शो किया? अगर उन्होंने वैसा ही शो किया, आपने सेकंड उनकी जो है रिपोर्ट बनाई और उसमें उनकी क्वालिटीज़ को रेट किया, पहले आपने क्लैरिकल एबिलिटी को उसकी 90 पे रेट किया था, एक और क्वालिटी को आपने 80 पे किया था, जब आपने साल बाद उनका असल काम देख के रेटिंग की फिर वो ऑलमोस्ट वैसी ही रही, तो आपके उस टेस्ट की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इस्टेब्लिश हो गई। आपने जो प्रिडिक्शन की थी, आपका टेस्ट जिस प्रिडिक्शन के लिए बनाया गया था वो सही प्रिडिक्शन कर रहा है। अब आइंदा भी लोगों को उस तरह के काम के लिए हायर करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ किया जा सकेगा, क्योंकि इसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इस्टेब्लिश है। इस टेस्ट की बेस पे आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप उस डिसीजन पे श्योर हो सकते हैं, सर्टन हो सकते हैं कि हमने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी आपने फ्यूचर आउटकम की सूरत में ऑन ग्राउंड रियलिटी में देख ली है। तो सिंपली आप जो है वो ये किस तरह से करते हैं, ऑब्टेन द टेस्ट स्कोर्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेंट्स बट डू नॉट यूज द टेस्ट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मेकिंग डिसीजंस, कि उसकी बेस पे आप इस तरह के डिसीजन आप जो है वो स्कोर्स उनके हासिल करें, टेस्ट एडमिनिस्टर करें, लेकिन उसकी बेस पे ऐसा डिसीजन ना ले लें कि जिसकी वजह से लोगों को कोई नुकसान होने का खतरा हो। आप ये कह दें कि जी आज हम ये इन लोगों की असेसमेंट करेंगे जो आपके पास काम कर रहे हैं, और उसमें से आप कुछ लोगों को ये समझें कि ये इस जॉब के काबिल नहीं थे, और साथ ही आप ये रिकमेंड कर दें कि इनको जॉब से फारिग कर दिया जाए, बाद में हम जो है वो बाकी वैलिडिटी इस्टेब्लिश करते रहेंगे, तो वो डिसीजन हम वो ना लें। दूसरा, अगर आपने जॉब हायरिंग के लिए उनको जो है वो एप्लीकेंट आए हुए हैं और आप हायर कर रहे हैं, तो उस वक्त भी क्योंकि अभी आप अपना टेस्ट जो है उसको वैलिड कंसीडर नहीं कर रहे, उसकी वैलिडिटी अभी इस्टेब्लिश होनी है, तो इस तरह का उनको जो है वो परमानेंट जॉब आप ऑफर नहीं कर देंगे उस टेस्ट की बेस पे कि दोबारा उनको आप निकाल ना सकें, आप डाउन साइजिंग ना कर सकें। जब आपके टेस्ट जो रिजल्ट्स जो हैं वो वैलिडेट हो जाएं और उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी वैलिडेट हो जाए, उसके बाद आप उनको परमानेंट जॉब ऑफर करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो इसकी बेस पे करने से गुरेज करें। और आफ्टर सम टाइम ऑब्टेन परफॉर्मेंस मेजर ऑफ दोज पर्सन्स हायर्ड एंड कोरिलेट दीज मेजर्स विद द टेस्ट स्कोर्स ऑब्टेन प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कोएफिशिएंट। तो ये आपको स्टैटिस्टिकली कोएफिशिएंट इसका मिल जाएगा। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में दो ऑब्जेक्शंस अमूमन जो है वो किए जाते हैं। एक तो प्रैक्टिकली आप जो है वो यही सूरत हो सकती है कि आप सारे के सारे एप्लीकेंट्स जो हैं, जितने भी आपके पास लोगों ने अप्लाई किया जॉब के लिए, सबको हायर करें और उसके बाद आप जो है वो उनकी परफॉर्मेंस देखें और फिर देखें कि जो आपने इनके लिए प्रेडिक्ट किया था क्या वो वैसा ही हुआ या नहीं।
क्योंकि अगर आप उनमें से कुछ लोगों को रखते हैं और कुछ को नहीं रखते तो हो सकता है जिनको आपने नहीं रखा वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते उनकी निस्बत जिनको आपने हायर कर लिया है। तो ऐसा चूँकि पॉसिबल नहीं होता कि जितने भी एप्लीकेंट्स आएँ वो फर्म, वो ऑर्गेनाइजेशन उन सबको ही जॉब दे दे, इसलिए कि हमने 1 साल के दौरान अपने टेस्ट की वैलिडिटी इस्टेब्लिश करनी है। या फिर आप एप्लीकेंट्स में से आप जो है वो कोई क्राइटेरियन बनाते हैं, वो क्राइटेरियन जो है वो आपने पहले से ज़ाहिर है उस टेस्ट की को बेस बनाए बगैर कोई और मेथड यूज़ किया, आपने इंटरव्यू किया उनका, आपने उनके मार्क्स देखे उसकी बेस पे आपने हायर किया, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स रह सकते हैं कि हो सकता है आपका टेस्ट जो है वो उन चीज़ों को मुहैया नहीं कर रहा जिनकी बेसिस पे आपने इनको हायर कर लिया, आपने उनकी ग्रेडिंग की बेसिस पे उनको हायर कर लिया, जबकि आपका टेस्ट जो है वो उनकी प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ को मेजर करने वाला था और असल में आपको प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ चाहिए थी। और हो सकता है जिनके मार्क्स अच्छे हों उनमें प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ कम हों एज कम्पेयर टू दोज जिनके मार्क्स कम थे। या फिर आप उनको जस्ट जो है वो रैंडमली सिलेक्ट कर लें, फ्लिप अ कॉइन कि जी इसको ये 4 में से ये एक ये आ जाए, ये बैठ जाए, ये बैठ जाए, ये बैठ जाए, उसमें भी एरर्स जो हैं वो रह सकते हैं। तो चूँकि सिलेक्शन का कोई एक क्राइटेरियन यहाँ पे हम नहीं बना सकते क्योंकि प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरियन अभी हमारे पास है ही नहीं। हमने जो क्राइटेरियन फ्यूचर के लिए बनाना है उसी की तो अभी टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका फर्स्ट फेज अभी चल रहा है। तो वो उसकी बेसिस के लिए जो हमें पहली लॉट चाहिए होती है उसमें कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। ये प्रैक्टिकल ऑब्जेक्शन है और इसको हमें अपनी एक्सपर्टीज के साथ, अपनी विजडम के साथ जो है वो कवर करना पड़ता है कि किस हद तक आप जो उन लोगों को हायर करें उनको किस बेसिस पे हायर करें कि आपका टेस्ट उसकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी भी इस्टेब्लिश हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान ना हो और लिमिटेड टाइम में आप उसको कंप्लीट कर सकें। एथिकली भी उसमें एक ऑब्जेक्शन जो नॉर्मली देखा गया है कि आप अगर लोगों को जो है वो हायर कर रहे हैं, उनको जो है वो किसी बेसिस पे कुछ उनके लिए डिसीजंस ले रहे हैं, जाहिर है कुछ टाइम के लिए तो डिसीजन ले रहे हैं ना, आप चाहे परमानेंट जॉब उनको ऑफर नहीं कर रहे लेकिन आपने साल 6 महीने के लिए उनको जॉब ऑफर कर दी, आपने उनका टाइम लिया, आपने उनको बेशक पे किया, लेकिन हो सकता है कि अगर किसी कहीं और को चले जाते तो कहीं उनको परमानेंट जॉब जो है वो मिल जाती और वो ये जो यहाँ पे 1 साल 2 साल लगाने के बाद यहाँ से उनको छोड़ के जाना पड़ना था या आपने उनको जो है वो डाउन साइजिंग करके दोबारा से इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना था, तो वो टाइम उनका जो है वो बच जाता। आपके जो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो उनको कवर करना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व हैं, लोगों के जो है वो फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं। तो आप जस्ट अपना एक टेस्ट जो है वो उसको वैलिडेट करने के लिए उनके मुस्तकबिल के फैसले कुछ अर्से के लिए करके उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दें। तो एथिकली थोड़ा सा इसको कंसिडर करना पड़ता है। हमारे पास लास्ट 5 मिनट हैं जी, 5.5 मिनट, इसमें कंकरेंट वैलिडिटी मेरा ख्याल हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी तक आप लोगों ने अभी तक कुछ पूछना है तो ये डिस्कस कर लें, उसके बाद हम अगली क्लास में फिर कंकरेंट स्टार्ट करेंगे ताकि उस पर डिटेल में बात हो सके। जी सर, जो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है वहाँ में रिएक्टिविटी का एलिमेंट आ सकता है अगर उन एम्प्लॉयज को ये पता हो कि वो अंडर स्टडी है तो फिर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी। जी बिल्कुल, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आप किसी भी जॉब पे अगर देखें जो जहाँ पे कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं भी हो रही होती वहाँ पे भी लोगों को जो है वो प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। ये सरकारी जॉब जो होती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जितने होते हैं, साल 2 साल के लिए वो प्रोबेशन पीरियड पे रहते हैं और उस प्रोबेशन पीरियड में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि कोई टेस्ट जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है या उसकी वैलिडिटी इस्टेब्लिश की जा रही है, लेकिन उनको ये ज़रूर फिक्र होती है कि हमारी परफॉर्मेंस शुरू के दिनों में असेस की जाएगी। प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग स्टार्ट के कुछ महीने जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अभी हम अंडर ऑब्जर्वेशन हैं।
तो ये कोई ऐसी रिएक्टिविटी नहीं है कि जो सिर्फ उस टेस्ट के साथ या उस टेस्ट का जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वैलिडिटी एस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ उसके साथ एसोसिएटेड हो। अगर ये सिर्फ उसके साथ ही एसोसिएटेड होती तो ये रिएक्टिविटी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। चूंकि ये नॉर्मल रूटीन में ऐसे ही होता है हर जगह पे, अगर वो टेस्ट आप ना भी बना रहे हो तब भी होगा, तो इसलिए हम इसको कोई प्रॉब्लम कंसिडर नहीं करते। ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? तस्मिया, तस्मिया आपको आवाज़ आ रही मेरी? 12742 नहीं। ये इसका मोबाइल कहीं पड़ा है और ये कहीं और है। महरोज़ आप बताओ, ये तस्मिया क्यों नहीं बोल रही? महरोज़ खुद गायब है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। ये तस्मिया क्यों क्या नहीं हाल बोल है रही? सर जी आपका? मैं ठीक हूँ। आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं सर जी, मैं तस्मिया से पूछ लेती हूँ किधर है वो। ओके। जी नूरुल सर हुदा, जी। सर मैं इधर ही हूँ। मरियम इमदाद, फिर मैं इधर ही हूँ। वसाम, वसाम जी सर। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। खामोशी से बैठे रहते हो, क्वेश्चन पूछो कोई। बस सर वो थोड़ा मैं 10-15 मिनट लेट हो गया था तो दरमियान में ज्वाइन किया। दरमियान के बाद वाले लाइट का इशू था सर। अच्छा, दरमियान के बाद जो कुछ पढ़ाया है उसमें से कुछ पूछो। वो पसंद नहीं आया आपको? जी सर, ऐसी बात नहीं। चलें, ठीक है, लास्ट मिनट है कि अगर कोई नहीं क्वेश्चन तो हम मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।